हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी। सीएफटी कंसिडर करता है कि सेंट्रल मेटल आयन और जो लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। अगर लिगेंड एक अनायन या पॉली अनायन है जैसे कि क्लोराइड या सल्फेट, तो जो अट्रैक्शन है सेंट्रल मेटल का और ऐसे अनायनिक लिगेंड का वो होगा आयन आयन इंटरेक्शन। और अगर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे कि अमोनिया या ट्राइफेनल फॉस्फिन, तो जो अट्रैक्शन है सेंट्रल मेटल आयन का और ऐसे न्यूट्रल लिगेंड का वो होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो अगर सेंट्रल मेटल आयन अपनी गैसियस स्टेट में है और फ्री है, मतलब उसके आसपास कोई लिगेंड नहीं है, तो उसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, पांचों की एनर्जी सेम होगी, यानी कि वो 5 फोल्ड डी जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके डी ऑर्बिटल में, हर एक में एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर वो फ्री गैसियस स्टेट में है मैग्नीज +2, तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स जेड इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। फिर अगर मैंने इसी फ्री गैसियस मेटल आयन को एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट में रख दिया जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसके चारों तरफ, ठीक है, हर एक्सिस के अलॉन्ग, हर प्लेन के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है, तो उस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा और रिपल्जन होने की वजह से इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन पांचों की इक्वली इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करने के बाद भी वो 5 फोल्ड डीजनरेट ही रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्री मेटल आयन है और डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों की एनर्जी इक्विवेलेंट हैं, पांचों एक ही एनर्जी लेवल पे हैं। फिर हमने इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट में रखा जिससे उसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, लेकिन इंक्रीज करने के बाद भी पांचों की एनर्जी सेम रही और अभी भी वो 5 फोल्ड डीजनरेट डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेंट्रल मेटल आयन को स्फेरिकली सिमेट्रिकल या फ्री स्टेट के बजाय किसी लिगेंड के एनवायरनमेंट में रख दिया, तब स्टोरी कुछ अलग होगी। जब लिगेंड अप्रोच करेगा ऐसे सेंट्रल मेटल आयन को, तो जिस भी एक्सिस या जिस भी प्लेन के अलोंग वो लिगेंड होगा, उस प्लेन या उस एक्सिस के अलोंग जो कोई भी डी ऑर्बिटल के लोब्स होंगे वो ज़्यादा रिपल करेंगे। जैसे कि अगर लिगेंड आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है तो, या जेड एक्सिस, फॉर एग्जांपल जेड एक्सिस के अलोंग है, तो डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ जिसके लोब जेड एक्सिस के अलोंग ही होते हैं, तो डी जेड स्क्वायर ज़्यादा रिपल करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं जो जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होते, जैसे कि डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों के दोनों इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये कम रिपल करेंगे। तो जिसकी वजह से अब जो पहले जो 5 फोल्ड डीजनरेट स्टेट थी डी ऑर्बिटल की, मतलब पांचों की इक्वल एनर्जी थी, अब ऐसा नहीं होगा लिगेंड के आने के बाद। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल की, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ की एनर्जी कम होगी, इन दोनों का जो बीच का गैप होगा उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपके सामने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके 6 लिगेंड है, जिसको कैपिटल एल ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये 6 के 6 लिगेंड आपके 3 एक्सिस के अलोंग हैं, 2 एक्स एक्सिस के, 2 वाई एक्सिस एंड 2 जेड एक्सिस के अलोंग हैं, और सेंट्रल मेटल आपके एकदम सेंटर में है। तो लिगेंड क्योंकि सारे एक्सिस के अलोंग हैं, और आप जानते होंगे कि 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें से 3 आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके नॉन एक्सियल होते हैं, एक्सिस के ऊपर उनके लोब्स नहीं होते, उनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जैसे कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। इसके अलावा जो बाकी जो 2 बचते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल भी बोलते हैं क्योंकि इनके लोब्स एक्सिस के ऊपर होते हैं।
अब देखना यह है कि जो 6 के 6 लिगेंड हैं वो आपके एक्सिस के ऊपर ही हैं, और 5 में से 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स भी एक्सिस के ऊपर ही हैं। इसकी वजह से डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज़्यादा रिपल्जन होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि डी जेड स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होंगे उनका रिपल्जन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और जो बाकी जो 3 बचते हैं नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, वो उनके लोब्स क्योंकि एक्सिस के ऊपर नहीं है, उनमें रिपल्जन उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कंपैरेटिवली स्टेबलाइज होंगे और उनकी एनर्जी कम होगी। तो इस वजह से आपका जो 5 फोल्ड है वो स्प्लिट अप कर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जैसे हमने डिस्कस किया था फ्री स्टेट में और स्फेरिकली नेगेटिव एनवायरनमेंट में। अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया तो स्प्लिटिंग हो गई। तो स्प्लिटिंग होने के बाद आपका एक डबली डीजनरेट इजी ऑर्बिटल क्रिएट होगा, जिसमें आपका डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया इन दोनों ही ऑर्बिटल के लोब एक्सिस के ऊपर होते हैं और लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर ही है। तो रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। और दूसरा है आपका ट्रिपली डीजनरेट T2G लेवल, जिसमें आपके आते हैं DXY, DYZ एंड TXZ। ये तीनों के लोब्स एक्सिस के ऊपर नहीं होते, इन बिटवीन द लोब्स होते हैं, जिसकी वजह से लिगेंड का और इन सभी डी ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्जन है वो उतना नहीं होता, वो कंपैरेटिवली स्टेबलाइज होते हैं। और बैरी सेंटर को मेंटेन करने के लिए मतलब डी ऑर्बिटल की ओवरऑल एनर्जी सेम ही होना चाहिए, मेंटेन करने के लिए वो नीचे आ जाते हैं, स्टेबलाइज कर जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो EG लेवल बैरी सेंटर से +6 DQ ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया बाय 6 DQ। DQ एक यूनिट है जिसको हम ये डिस्कस करते हैं। और दूसरा है T2G, वो आपका -4 DQ, मतलब ये स्टेबलाइज हो गया, एनर्जी कम हो गई। तो आप अगर देखें कि बैरी सेंटर कैसे मेंटेन हुआ, नीचे आप देखें 3 एनर्जी लेवल हैं, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DXZ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -12। ऊपर आपके 2 हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 +12, तो +12 -12 इक्वल टू 0। तो बैरी सेंटर मेंटेन हो गया, आपका डी ऑर्बिटल की एनर्जी मेंटेन हो गई, ओवरऑल एनर्जी। तो अच्छा, EG और T2G का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं 10 DQ, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, और इसको इक्वल टू कर दिया 10 DQ। DQ एक ऐसी यूनिट है जो CFSE को रिप्रेजेंट करती है। तो एग्जैक्टली 6 DQ वो ऊपर होता है EG लेवल, और एग्जैक्टली 4 DQ नीचे होता है T2G लेवल। पहला एग्जांपल देख लेते हैं D1 सिस्टम का। D1 सिस्टम मतलब क्या कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा D ऑर्बिटल में। अब हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हमको एनर्जी लेवल वाइज फिल करना होगा, तो पहले वो DXY में हमने उसको फिल कर दिया, तो उसकी एनर्जी हो गई -4 DQ। -4 DQ मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू -4 DQ, मतलब D1 की CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई -4 DQ। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने की वजह से D1 सिस्टम अपने लिगेंड के बिना वाले एनवायरनमेंट से 4 DQ ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर D1 सिस्टम का इलेक्ट्रॉन जैसे कि टाइटेनियम 3+ है, वो D1 सिस्टम होता है, अगर वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट में है, उसका अगर मैं कंपेयर करूँ अभी वाली स्प्लिटिंग से, तो स्प्लिटिंग के केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई, इक्वल टू -4 DQ। और यही आपका CFSE है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। D2 और D3, D2 में आप क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे DYZ में, और D3 में आप तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे DXZ में। तो D2 की एनर्जी हो जाएगी आपकी -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 DQ, और D3 में हो जाएगी -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू -12 DQ। अब बात करते हैं D4 सिस्टम की। अब D4 सिस्टम के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो हायर स्टेट में चला जाए EG में, ताकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हो जाएं, या फिर वो T2G लेवल में ही रह जाए और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना ले। दोनों ऑप्शन हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक, ये जो पेयर्ड है, जब वो T2G में रह जाएगा, जो पेयर्ड होगा, उस पेयर्ड एनर्जी को बोलते हैं
पेयर्ड अप को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू गेट पेयर्ड अप, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होने के लिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। अगर डेल्टा O यानी कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन कैपिटल P है, मतलब CFSE ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका पेयर्ड कर लेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ईजी लेवल में जाने के लिए। तो इतनी एनर्जी एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे ही यानी कि T2G लेवल पे ही ईजिली पेयर्ड अप हो जाएगा। अब पेयर्ड अप होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, और ये आमतौर पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ देता है, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर। अगर डेल्टा O लेस देन P है, मतलब CFSE बहुत कम है, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्साइट कर जाएगा और T2G लेवल पर चला जाएगा, और T2G लेवल में जाने के बाद 4 अनपेयर्ड या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, डिपेंड करता है D4 सिस्टम है या D5 सिस्टम है। तो ऐसा देखा जाता है ऑक्सीजन डोनर या हेलोजन डोनर में, यानी कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के साथ, और ऐसा होने की वजह से हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो CFSE होता है आपका -4 मल्टीप्लाई बाय N-T2G। N-T2G का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G लेवल, प्लस 6 इंटू NEG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल, प्लस MP नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपके सामने एक टेबल है जिसमें आपका D1 से D10 सिस्टम फर्स्ट कॉलम में मेंशन है, और आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स भी है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर, और वीक फील्ड का मतलब है ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर। तो मतलब जिन ऐसे लिगेंड जो कि जिनकी CFSE की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ऐसे लिगेंड हैं जिनका CFSE कम होता है, तो वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि आपके हेलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर। लेकिन दोनों केसेस में अलग अलग CFSE देखी जाती है, वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। D1, D2 और D3, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CFSE दोनों केसेस में सेम वैल्यू देती है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि D1, D2 और D3 तीनों केसेस के अंदर ही लो लाइंग T2G लेवल वैकेंट था, तो इलेक्ट्रॉन वहीं हमने फिल कर दिया। चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट दोनों केसेस में सेम है। D8, D9 और D10, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, तीनों सिस्टम के अंदर ही आप देखें, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, तीनों कैटेगरी में आप देख सकते हैं T2G बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को EG में फिल करना ही पड़ेगा। इस वजह से तीनों सिस्टम में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों केस में CFSE का रिजल्ट सेम है। अच्छा, साथ में एक चीज़ और मेंशन है, D8 सिस्टम में आप देख सकते हैं 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो -12 DQ के साथ साथ 3 पेयर एनर्जी भी लिखी है। फिर D9 में -6 DQ प्लस 4P और D10 में 0 DQ प्लस 5P मेंशन है। ठीक, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंगली CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप D1, D2, D3 में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, और -4 से मल्टीप्लाई करना, अकॉर्डिंगली वो आंसर आ जाएगा। अगर आप D8 की बात करते हैं तो D8 में आप देखेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, -4 से मल्टीप्लाई होने वाले, तो वो -24 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं 6 DQ प्लस 6 DQ, तो वो 12 हो जाएंगे, तो -24 DQ प्लस 12 DQ इक्वल टू -12 DQ। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। चलिए अब बात करते हैं D4 सिस्टम की। D4 सिस्टम अगर आप देखेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के केस में, तो आप देखेंगे कि CFSE क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली पेयर्ड अप हो जाएगा, यानी कि T2G लेवल जो नीचे है उसी में जाके फिल हो जाएगा, पेयर्ड अप हो जाएगा, और पेयर्ड अप होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके T2G लेवल में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -16 DQ, क्योंकि एक पेयर्ड हो गया तो प्लस P भी हमने लिख दिया है।
D5 में भी वही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड हो जाएगा। D6 में एक इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड अप हो जाएगा। तो D6 में आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे T2G लेवल में। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -24 DQ अलॉन्ग विद 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। D7 में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए T2G में। अब तो T2G में स्पेस नहीं है, तो भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हो, CFSE चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना ही पड़ेगा और EG लेवल में भेजना ही पड़ेगा। इसलिए हमने 7th इलेक्ट्रॉन EG लेवल में फिल किया है। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन T2G लेवल थे उसकी वजह से -24 DQ था, और एक इलेक्ट्रॉन आपने EG लेवल में फिल किया जिसकी वजह से +6 DQ आया। तो -24 + 6 इक्वल टू -18 DQ अलॉन्ग विद 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बात करते हैं D4 सिस्टम में वीक फील्ड में। वीक फील्ड में क्या, CFSE बहुत कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक्साइट कर जाता है और EG लेवल में आप इजीली फिल कर सकते हैं क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद हम D5 में भी यही करेंगे, EG लेवल में फिल करेंगे। जब D6 की बात आएगी तो वो T2G लेवल में जाके पेयर्ड अप हो जाएगा, और D7 में भी जाके T2G लेवल में जाके पेयर्ड अप हो जाएगा। तो आप देखें कि D1, D2, D3 इन तीनों केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कोई भी हो, CFSE रहेगी -4, -8 एंड -12। D8, D9, D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, CFSE रहेगी -12, -6, 0 अलॉन्ग विथ पेयर्ड एनर्जी। चेंजेस कहाँ है, चेंजेस है D4 से लेके D7 तक। डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, CFSE दोनों सिस्टम में अलग अलग आएगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली अलग अलग आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके, √n+2 जो होता है बोर मैग्नेट्रॉन का, वो आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये टेबल आप पे क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा, आप इन सबका CFSE फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करके देखें, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है जो मेरी किसी दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू √n+2 बाहर आपका BM बोर मैग्नेट्रॉन, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्रिस्टल फील्ड इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैंने Z एक्सिस के अलॉन्ग जो लीगन है उसकी बॉन्ड लाइन इंक्रीज कर दी, Z एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉन्ड लीगन है उनकी बॉन्ड लाइन को इंक्रीज कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, मूविंग अपार्ट हो गए मेटल से, तो XY प्लेन के में जो लीगन है वो कंपैरेटिवली क्लोजर हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग जो लीगन है या Z कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो Z एक्सिस के अलॉन्ग जो भी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ रिपल्जन कम होगा क्योंकि बॉन्ड लाइन इंक्रीज कर गई। तो Z एक्सिस के अलॉन्ग जो भी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो dz² हो, चाहे dxz हो या dyz हो, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और बैरी सेंटर को मेंटेन करने के लिए dxy और dx² - y² की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑर्डर एनर्जी का कुछ ये होगा, dyz इक्वल टू dxz लेस देन dxy लेस देन dz² लेस देन dx² - y²। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको एक एनर्जी लेवल डायग्राम में भी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने जो बॉन्ड लाइन इंक्रीज करी है Z एक्सिस के अलॉन्ग, उन दोनों लिगेंड को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, अब वो 6 कोऑर्डिनेट की जगह 4 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि अब वो ऑक्टाहेड्रल के बजाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जो आपके Z एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और जो XY के अलॉन्ग होंगे वो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगे बैरी सेंटर को मेंटेन करने के लिए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कुछ ये है, dyz इक्वल टू dxz लेस देन dz² लेस देन dxy लेस देन dx² - y²। आप इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो, थोड़ा और क्लियर होगा। ये आपके सामने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, आप देख सकते हैं +0.6 डेल्टा नॉट है, नीचे आपका -0.4 डेल्टा नॉट या डेल्टा O, और दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा O है, यानी कि CFSE है। जब हमने इसको चेंज किया, Z एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड लाइन को इंक्रीज किया, तो Z एक्सिस वाले, Z ऑर्बिटल वाले ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो जो EG लेवल था वो आपका स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू dz²
एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड लेंथ इंक्रीज की गई है तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई और इक्विवेलेंट पेरिसेंटर को मेंटेन करते हुए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से जो T2G लेवल है उसमें आपका डी वाई जेड और डी एक्स जेड ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे डी एक्स वाई के कंपेयर में। तो ये आपके सामने जो अब जो आया है ऑर्डर एनर्जी का, ये होगा आपका टेट्रागोनल एनवायरनमेंट में। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सबसे कम एनर्जी थी डी वाई जेड डी एक्स जेड की, फिर डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर और लास्ट में आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंप्लीटली लिगेंड को रिमूव कर दिया तो डी जेड स्क्वायर फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा और इतना स्टेबलाइज हो जाएगा कि डी एक्स वाई से भी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और अकॉर्डिंगली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो डी एक्स वाई थे उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और डी वाई जेड डी एक्स जेड थोड़ा और नीचे आ जाएंगे। तो ये जो डायग्राम है एनर्जी लेवल का ऑर्डर आया है ये आपका स्क्वायर प्लेनर में है। सबसे नीचे डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, फिर डी जेड स्क्वायर है, फिर डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इनकी एनर्जी देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ओ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है प्लस 1.228 डेल्टा ओ, डी एक्स वाई की है प्लस 0.228 डेल्टा ओ, डी जेड स्क्वायर की है माइनस 0.428 डेल्टा ओ और लास्ट में आपका डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स जेड इक्वल टू माइनस 0.54 डेल्टा ओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनर्जी डिफरेंस है इन बिटवीन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई वो एग्जैक्टली डेल्टा ओ है, यानी कि सी एफ एस इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में। तो जो पहले थी वो ही डिफरेंस यहाँ पर भी वो आप देख भी सकते हैं 1.228 माइनस 0.228 इक्वल टू 1.00 डेल्टा 8 यह है वो ऑब्वियस था। जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स जेड या वाई जेड वो होगा आपका डेल्टा एस पी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस डेल्टा ओ वर्सेस डेल्टा एस पी। डेल्टा एस पी इज अबाउट 1.742 टाइम टू डेट ऑफ डेल्टा ओ, मतलब 1.7 टाइम लगभग ज़्यादा है स्क्वायर प्लेनर में। चलिए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फोर्थ ज्योमेट्री है हमारी। टेट्राहेड्रल में जो लीगेंड होते हैं वो आपके एक्सिस के अलोंग नहीं होते, ठीक है। तो मेटल आपका सेंटर में, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देखें, लीगेंड जो है आपके एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो आपके जो एक्सियल ऑर्बिटल थे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल के केस में हुआ करते थे, यहाँ उल्टा है। इन बिटवीन द एक्सिस कौन है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये इन बिटवीन द एक्सिस है और लीगेंड भी इन बिटवीन द एक्सिस है। तो इंट्रैक्शन इस बार नॉन एक्सियल का ज़्यादा होगा, तो एनर्जी किसकी इंक्रीज करेगी? नॉन एक्सियल की, यानी कि T2G इस बार एनर्जी लेवल में ऊपर आएगा और EG नीचे आएगा, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल का उल्टा। यहाँ आपके सामने एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब आप देखें टेट्राहेड्रल का, तो T2G लेवल जो पहले नीचे हुआ करता था ऑक्टाहेड्रल में वो पहुँच गया ऊपर प्लस 4DQ, यानी कि प्लस 0.4 डेल्टा T। ये याद रखना डेल्टा O नहीं है, ये डेल्टा T है टेट्राहेड्रल। और EG लेवल आएगा आपका नीचे बाय माइनस 6DQ, यानी कि 0.6 डेल्टा T। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 10DQ, यानी कि डेल्टा T। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा O जो एनर्जी लेवल है T2G का वो है 0.178 और EG का है माइनस 0.267। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0.445, यानी कि डेल्टा T इक्वल टू 0.445 टाइम ऑफ डेल्टा O, यानी कि टेट्राहेड्रल में CFSE ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में कम है। यानी कि अगर हम पिछली स्लाइड पर जाएं, स्क्वायर प्लेनर में मैक्सिमम, फिर ऑक्टाहेड्रल, लास्ट में आपका टेट्राहेड्रल जो कि है 0.445। अच्छा, टेट्राहेड्रल में CFSE कम होने के दो रीज़न हैं। पहला आपका नंबर ऑफ लीगेंड। ऑक्टाहेड्रल में लीगेंड होते हैं 6, टेट्राहेड्रल में होते हैं 4, तो इंट्रैक्शन का रेशियो हो गया 4:6, यानी कि 2:3।
दूसरा है आपका नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बिलो बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से नीचे का मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी लेवल कितने हैं, ऑर्बिटल कितने हैं। टेट्राहेड्रल में इजी लेवल होता है नीचे, जिसमें 2 ऑर्बिटल आते हैं। टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में T2G लेवल होता है, जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं। तो फिर से 2:3, 2:3 ऊपर भी था नीचे भी था, दोनों का फैक्टर को रैशनलाइज कीजिए, कंबाइन कीजिए, 2/3 इक्वल टू 4/9 विच इज इक्वल टू 0.445। थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली सेम। आई होप आपके क्लियर हो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस केस में CFSE इतनी कम होती है कि पेयरिंग होती ही नहीं और इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पे चला ही जाता है, यानी कि T2G लेवल पे चला ही जाता है। और इस वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का भी कोई रोल नहीं है। CFSE का फॉर्मूला टेट्राहेड्रल के केस में कुछ ऐसा है, +4 मल्टीप्लाई बाय Nt2G -6 मल्टीप्लाई बाय NEG dq प्लस MP। यहाँ आपके सामने एक टेबल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड का कोई रोल नहीं होता टेट्राहेड्रल में, पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे आप सिंपली होन्स रूल को फिल करते रहें, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को देखते जाएं, जैसे कि D1 फिर D2 फिर D3 आपका पेयरिंग के बजाय हाई लेवल पे पहुँच गया T2G पे, क्योंकि CFSE इतनी कम थी तो वो ईजिली एक्साइट हो सकती है और T2G में चली जा सकती है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 फिल करते जाएँ और अकॉर्डिंगली जब D6 सिस्टम में आएंगे तब आप पेयरिंग करेंगे EG में। आई होप ये आपके क्लियर हो और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज़ करके आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। -6 -12 840 फिर से -6 12 840 और अकॉर्डिंगली जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंगली P 2P 3P 4P 5P। चलिए, कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो आपका नेचर ऑफ लिगेंड, दूसरा सेंट्रल मेटल, तीसरा चार्ज क्या है सेंट्रल मेटल पे, चौथा ज्योमेट्री क्या है। 1 बाय 1 हम सबको डिटेल में देखते हैं। पहला आपका नेचर ऑफ द लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसमें स्प्लिटिंग कम होती है। तो ऐसे लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है या साइज़ कम है या पाई बॉन्डिंग भी है, ऐसे केस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने से या नेगेटिव चार्ज आने की वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। तो आप जैसे देखते होंगे हलाइड क्या है, एक इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो उल्टा लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ। तो चार्ज सेपरेशन होने की वजह से रिपल्सन इतना नहीं हो पाता, और रिपल्सन ना होने की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी नहीं हो पाती है। जबकि कार्बोनिल लिगेंड है जिसमें आपका सिग्मा डोनेशन भी होता है, पाई एक्सेप्टेंस भी होता है, तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होती है। तो कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज़्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करता है। हलाइड एक वीक फील्ड लिगेंड है और स्प्लिटिंग कम क्रिएट करता है। दूसरा आपका, आप एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ अरेंज कर दिया, बहुत सारे लिगेंड्स हैं। तो अगर हम लिगेंड को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा ओ या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कार्बोनिल लिगेंड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, जो कि मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जबकि आयोडाइड वीकेस्ट फील्ड लिगेंड है। यहाँ टेबल में आपके सामने एक एग्जाम्पल है निकिल का, और यहाँ पे 3 लिगेंड है, क्लोराइड, वाटर, अमोनिया। और इस सीरीज के अगर हिसाब से देखें तो अमोनिया जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, जिसमें CFSE मैक्सिमम आना चाहिए, और क्लोराइड जो है वीक फील्ड लिगेंड है अमंग दिस 3, तो उस केस में मिनिमम आना चाहिए, जैसा कि एक्सपेरिमेंटली हमने पाया है 7200 क्लोराइड में और 10800 अमोनिया के केस में। दूसरा आपका नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। अगर आप डाउन द ग्रुप जाएं 3D से 4D, 4D से 5D, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, F इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और भी ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन और भी ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग और भी ज़्यादा होगी। तो कोबाल्ट से रोडियम, रोडियम से इरिडियम, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में आप देखें चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, डिफरेंस है सिर्फ 3D, 4D और 5D मेटल का।
और अकॉर्डिंगली CFSE भी इंक्रीज करती जा रही है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। अगर हम सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज को इंक्रीज करें तो इसका आयनिक रेडियाई कम हो जाएगा। आयनिक रेडियाई कम होने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम होगी। साथ में एक फैक्टर और भी है, चार्ज बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगी और वो और भी ज़्यादा क्लोजली लिगेंड को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो रिपल्जन और भी बढ़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन के 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक केस में आयरन +2 है, एक केस में आयरन +3 है। सिमिलरली कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है +2 एंड +3। तो आप देख सकते हैं कोबाल्ट 2 से जब आप कोबाल्ट +3 में जा रहे हैं तो CFSE इंक्रीज करी थी, जैसा कि आयरन के केस में आपने देखा था +2 से +3 जाते हुए। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा CFSE होगी। चौथा है आपका ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर प्लेनर की मैक्सिमम CFSE होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की, और लास्ट में आता है आपका टेट्राहेड्रल। और हमने रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया था 1.742 डेल्टा O इक्वल टू डेल्टा SP, और डेल्टा T होगा आपका 0.445 डेल्टा O। कुछ लिमिटेशंस भी हैं CFT की, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है कि इन्होंने कंसिडर किया था कि जो मेटल आयन है और जो लिगेंड है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन है वो प्योरली आयनिक है। बट कोई आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉल्ट की अगर हम देखते हैं कि वो कभी भी प्योरली आयनिक नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं कोवलेंट करैक्टर होता है। सेम इन कॉम्प्लेक्स के साथ भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर ज़रूर होता है, और CFT ने उसको कंसिडर नहीं किया था। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि CFT ने सिर्फ d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात की थी, या d ऑर्बिटल को ही कंसिडर किया था बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि S है, P है, PXY, PZ और F ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं बाद में 4D 5D सीरीज में, उसको इन्वॉल्व नहीं किया था, कंसिडर भी नहीं किया था। थर्ड है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके ऊपर कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं था रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने डिस्कस किया था। लास्ट है आपका कि CFT ने सिर्फ एक तो प्योरली आयनिक कंसिडरेशन किया था, सिग्मा बॉन्डिंग कंसिडर किया था, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं किया। कुछ लिगेंड होते हैं जो कि आपके डबली बॉन्डेड बनाते हैं, जैसे कि विटिज रिएजेंट होता है, तो उसको भी कंसिडर नहीं किया था। तो ये 4 लिमिटेशन है CFT के। आई होप आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियर हो गया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।